सर्व शब्दार्थ संधात्री, सर्व ज्ञान प्रदायिनी, सर्वदा सर्वतः पातु स्वर्णवर्णा सरस्वती। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन। आज के कार्यक्रम का मंगल प्रारंभ उद्बोधन गीत द्वारा करने जा रहे हैं श्री जयदीप राय चौधरी। ধন্য কেশব সংঘ প্রণেতা ধর্ম রক্ষাকারী সঘন তমস তিমির বিনাশী সঘন তমস তিমির বিনাশী আলোক বার্তাধারী ধর্ম রক্ষাকারী মাতৃভূমি পদ অপরূপ রঞ্জিত বীর্য বিভূতি সৌরভ মণ্ডিত মুঞ্জিত গুঞ্জিত উদ্ঘোষ বাণী সংশয় সংহারী ধর্ম রক্ষাকারী দিগ দিগন্ত ঝঙ্কৃত মন্দ্রিত স্পন্দিত জীবন প্রাণ স্বাগত পূষণ পুরুষ মহান সকল সংকট ত্রাণ গগন উজ্জ্বল প্রদীপ্ত ভাস্কর প্রজ্জ্বল ভানু প্রখর ভাস্বর বিস্মৃত বিপুল অতীত গৌরব সত্য সন্ধানকারী ধর্ম রক্ষাকারী নবযুগ স্রষ্টা দূরকাল দ্রষ্টা সম্মুখ ধ্রুব তারা ভগীরথ পথ চির প্রবাহিত জাহ্নবী বারিধারা পূর্ণ স্বাভিমান পরম পবিত্র উন্নত মস্তক পুত চরিত্র অনন্য সাধক মঙ্গলদায়ক সত্য সন্ধানকারী ধর্ম রক্ষাকারী ধন্য কেশব সংঘ প্রণেতা ধর্ম রক্ষাকারী সঘন তমস তিমির বিনাশী সঘন তমস তিমির বিনাশী আলোক বার্তাধারী ধর্ম রক্ষাকারী ধর্ম রক্ষাকারী। नमस्कार। अनन्य साधक मंगलदायक धर्म रक्षाकारी ऐसे डॉक्टर केशव बलिराम राव हेडगेवार के पुण्य पावन व्यक्तित्व एवं कृतित्व को नमन। नमन पुस्तकालय के संस्थापक राधा कृष्ण नेवटिया जी को, नमन पुस्तकालय के प्राण प्रतिष्ठापक श्रद्धेय गुरुवर विष्णुकांत शास्त्री एवं जुगल किशोर जैथलिया जी की सजगता, सक्रियता एवं संलग्नता को, श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय द्वारा आयोजित 32वें डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान 2021 के कार्यक्रम में पधारे पुस्तकालय तथा इसकी गतिविधियों से अनन्य अनुराग रखने वाले स्नेही स्वजन, गणमान्य नागरिकों, अतिथियों तथा कोलकाता से बाहर आभासी माध्यम से जुड़े सभी महानुभावों का श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन।
बंधुओं, यह सम्मान जिस विभूति के नाम से संबद्ध है, राष्ट्र के प्रति उनका अवदान अविस्मरणीय एवं प्रेरक है। डॉक्टर हेडगेवार क्रांतिकारियों की काशी कही जाने वाली कोलकाता की इसी भूमि से डॉक्टरी की डिग्री हासिल किए थे। डॉक्टरी की डिग्री हासिल करने पर भी चिकित्सा के पेशे से वे जुड़े नहीं, क्योंकि उन्होंने व्यक्ति चिकित्सा के स्थान पर समाज और राष्ट्र की चिकित्सा के ध्येय को अपनाया, राष्ट्र को जागृत करने का बीड़ा उठाया। वे जन्मजात राष्ट्र भक्त थे। कर्तव्य की प्रेरणा एवं दायित्व के बोध से अनुप्रेरित होकर आज से 97 वर्ष पूर्व आत्मविस्मृत हिंदू समाज के सोए स्वाभिमान को जगाने वाले नव चैतन्य प्रदाता डॉक्टर हेडगेवार ने संगठन के स्तर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व के मूल मंत्र से उन्होंने सबके हृदय में जिस तेजस्विता का निर्माण किया, उसी के फलस्वरूप आज हजारों लोग देश की अस्मिता को जगाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ऐसे प्रज्ञावान मनीषियों के महत् प्रयासों को समाज के सामने लाने तथा उन्हें सम्मानित करने का हमारा छोटा सा विनम्र प्रयास है डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान। डॉक्टर साहब की अपरिमित प्रज्ञा को प्रणाम निवेदन का यह एक महत्वपूर्ण आयाम है। 1989 में इस दिव्य विभूति की जन्मशती के शुभ अवसर पर पुस्तकालय के पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि संस्था प्रतिवर्ष किसी ऐसे व्यक्ति या संगठन को डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान से सम्मानित करेगी जिसने भारत की सनातन प्रज्ञा को राष्ट्र जीवन के विविध आयामों में सुप्रतिष्ठित किया हो। 1990 ईस्वी में सम्मान का पहला पुष्प संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी को प्रदान किया गया था। गत वर्ष 2021 में 31वां सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विजय पताका फहराने वाले विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक सुपर कंप्यूटर मैन डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर जी को प्रदान किया गया। वैश्विक महामारी से आए व्यवधान के कारण 2021 में दिए जाने वाले 32वें सम्मान श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में इसे समृद्ध करने जो नाम आज जुड़ रहा है, वह है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पहलुओं पर अपने उपन्यासों के माध्यम से सुचिंतित एवं सार्थक वैचारिक क्रांति की पहल करने वाली बहुचर्चित रचनाकार डॉक्टर नीरजा माधव का, जिन्हें इसी माह भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च महिला नागरिक सम्मान से विभूषित किया गया है। यह हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। बंधुओं, हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी। किसी कारणवश उन्हें विलंब हो रहा है, वे आएं तब तक हम अपने संस्थाध्यक्ष डॉक्टर प्रेमशंकर त्रिपाठी की अध्यक्षता में कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज के आयोजन में प्रधान वक्ता के पद को सुशोभित कर रहे हैं रायपुर से पधारे प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा। बलदेव भाई ने संतों की वाणी को इस प्रकार अपने जीवन में आत्मसात किया है कि वे स्वयं हमारे लिए संतत्व के जीवंत प्रतीक हैं। उनके जीवन में संतों सरीखा घना गहरा ज्ञान, कथनी करनी में समानता, भीतर भीतर हर क्षण प्रभु स्मरण, स्पष्टवादिता, निरभिमानिता आदि ऐसे गुण हैं जो उन्हें देखकर जिन्हें सहज ही लक्षित किया जा सकता है। मूल्यनिष्ठ राष्ट्रवादी पत्रकारिता के संवाहक, छात्र वत्सल प्राध्यापक, व्यक्ति से मनुष्य बनने का रसायन तैयार करने वाले, अपने हर छोटे बड़े कार्य का श्रेय अपनी पत्नी को प्रदान करने वाले हमारे बेहद अपने प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा, पांचजन्य के पूर्व संपादक, नेशनल बुक ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष, संप्रति
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति हैं। उन्हें अपने बीच पाकर हम आह्लादित हैं। श्रद्धेय जैथल्या जी के लिए मेरे गुरु डॉक्टर प्रेमशंकर त्रिपाठी की लिखी कुछ पंक्तियां मेरे आह्लाद को विस्तारित कर रही हैं। संघर्षों की कठिन डगर पर रहे बलदेव भाई गतिमान, ध्येय निष्ठ सार्थक जीवन में किया राष्ट्र का गौरव गान। सन्निधि विरल विशिष्ट जनों की पाकर सहज सुलभ परिवेश, साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र में किया अनवरत नव उन्मेष, किया अनवरत नव उन्मेष। इन्हीं पंक्तियों के साथ मुक्ताहार प्रदान कर आपका सम्मान कर रहे हैं संस्था के उपमंत्री श्री मनोज काकड़ा। सभागृह में बलदेव भाई के जीवन की प्रेरक एवं पूरक श्रीमती हर्षलता शर्मा जी उपस्थित हैं। पुस्तकालय परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जिस प्रकार डॉक्टर हेडगेवार जी को देश की गुलामी मथती थी, देश का बिखराव मथता था, ठीक उसी प्रकार हमारी आज की उत्सव मूर्ति को समाज में फैली विसंगतियां मथती हैं और उसी मंथन का परिणाम है आपकी लोकप्रिय कृतियां और आपका व्यापक रचना संसार। सहज सरल भावप्रवण लेखिका डॉक्टर नीरजा माधव के प्रदेय को देखकर ऐसा लगता है कि मूंद कर आंखें किया जब आत्मदर्शन, मूंद कर आंखें किया जब आत्मदर्शन, स्वाभिमानी चेतना में हुआ स्पंदन, स्वाभिमानी चेतना में हुआ स्पंदन। लक्ष्य को रख सामने चलती रहीं, कीर्ति का इतिहास नव रचती रहीं, कीर्ति का इतिहास नव रचती रहीं। 27 वर्ष की उम्र से लगातार कीर्ति के इतिहास को रचने वाली डॉक्टर नीरजा माधव का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं संस्था के उपाध्यक्ष श्री नंद कुमार लढ़ा। सभागृह में वाराणसी से पधारे नीरजा जी के जीवन संगी डॉक्टर वेणी माधव मिश्रा जी उपस्थित हैं। हम पुस्तकालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही मंच पर विराजमान सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। मंचस्थ अतिथियों से मेरा निवेदन है कि वे डॉक्टर साहब के चित्र पर पुष्पार्पण कर अपनी श्रद्धा निवेदित करें। वर्ष हुए ही कितने, पथ पर राही एक चला था, वर्ष हुए ही कितने, पथ पर राही एक चला था। अंधकार का वक्ष चीर कर दीपक एक जला था। दैन्य दास्य का पंख दबाकर शतदल कमल खिला था। काल रात्रि को भेद ज्योति का प्रखर पुंज निखरा था। पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया। तिल तिल जलते जलते ही वह दाह बन गया। वह कैसा था भक्त, स्वयं भगवान बन गया। वह कैसा था भक्त, स्वयं भगवान बन गया। कुंभकार की कृति होकर निर्माण बन गया। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव के शुभ चरणों पर। कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। यह अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि आज के इस महत्वपूर्ण सम्मान संध्या की अध्यक्षता कर रहे हैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष एवं सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी। बचपन से ही राष्ट्र सेवा एवं समाज सेवा के लिए समर्पित सहस्त्रबुद्धे जी भारत सरकार के नीति, अनुसंधान और सुशासन के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। स्वतंत्र पत्रकार, प्रशिक्षक, प्रशासक
तथा सम्मोहक वक्ता डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे जी को अध्यक्ष के रूप में अपने बीच पाकर हम आनंदित हैं। कवि चातक की इन पंक्तियों से उनका सम्मान कर रहे हैं कि व्यक्तित्व सबल जो जहाँ कहीं है सबका है, व्यक्तित्व सबल जो जहाँ कहीं है सबका है, रूपायित कर सके सत्य दो प्यार उसे, मानव संदर्भों में जोड़े जो एक कड़ी, स्वर्णाभ उषा से नहलाओ 100 बार उसे, स्वर्णाभ उषा से नहलाओ 100 बार उसे। इन्हीं पंक्तियों के साथ संस्था के उपमंत्री श्री सत्यप्रकाश रॉय आपका अभिनंदन कर रहे हैं। श्री सत्यप्रकाश राय। श्री अरुण मल्लावत, संस्था के अर्थ मंत्री श्री अरुण मल्लावत, आपका। प्रोफेसर बलदेव भाई की जीवन गाथा और पत्रकारिता पर केंद्रित राम सुंदर कुमार द्वारा लिखित मानुष जन्म अमोल पुस्तक पिछले वर्ष प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक सचमुच पठनीय है। सादर अनुरोध कर रही हूँ प्रोफेसर बलदेव भाई से कि वे अपना वक्तव्य प्रदान करें। प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, कुमार सभा के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमशंकर त्रिपाठी, आज के इस कार्यक्रम की केंद्र बिंदु और भारत की राष्ट्रीय चेतना को अपनी लेखनी से निरंतर परिपुष्ट करने वाली नीरजा माधव, बंधुवर लक्ष्मीकांत भाला जी, महावीर जी, आदरणीय अजय जी और उपस्थित मित्रों, कुमार सभा ने एक पुस्तकालय की संस्था होते हुए भी सामाजिक जीवन को किस प्रकार चैतन्य बनाया है, वर्ष भर होने वाले उसके कार्यक्रमों के माध्यम से इसको समझा जा सकता है। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना का समाज में आलोड़न करना, उसके उन्नयन के प्रति समाज को जागृत करना, ये जो कोलकाता का समाज है अच्छी प्रकार उसको समझता है। ये आयोजन भी बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय की जो कार्यशैली है, समाज के प्रति उसका अवदान है, उसका एक यशस्वी स्तंभ है। आप देखिए 32 वर्षों से किसी एक सम्मान को चलाए रखना और वर्णेकर जी से लेकर प्रोफेसर भाटकर जैसे विद्वज्जनों को उस कड़ी में जोड़ते जाना, ये दुर्लभ संयोग है। और वास्तव में मैं कुमार सभा को, उसके अध्यक्ष, महामंत्री और सारा कुमार सभा परिवार, उसका आभार व्यक्त करता हूं कि उसके माध्यम से हम समाज में छिपे हुए हीरों को पहचान पा रहे हैं। आज
नीरजा जी को ये सम्मान दिया जाने वाला है, डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान। उनके बारे में थोड़ा सा संकेत तारा जी ने अपने परिचय में दिया है, विस्तार से उस सब की जानकारी मिलेगी। लेकिन गेशे जंपा से लेकर और भारत राष्ट्र की शिक्षा पद्धति तक उनकी अनेक पुस्तकें हैं जो समाज में उस भावबोध को दृढ़ करती हैं जिस भावबोध के लिए डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने अपना जीवन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने केवल एक संस्था नहीं खड़ी की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बचपन से लेकर उनका पूरा जीवन राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रहा। विद्यार्थी जीवन से देश के स्वाधीनता संघर्ष में वो सक्रिय रहे, चाहे क्रांतिकारी आंदोलन हो, कोकेन के नाम से उसमें भूमिका निभाते रहे। अनुशीलन समिति, महर्षि अरविंद घोष का संगठन, उसमें वो सक्रिय रहे और उस सक्रियता को बढ़ाने के लिए ही कोलकाता, जो उस समय राष्ट्रभक्तों का, स्वाधीनता सेनानियों का केंद्र बना हुआ था, वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने इसी उद्देश्य से वो कोलकाता आए कि यहाँ आकर अनेक राष्ट्रभक्तों के संपर्क में रहकर वो देश की स्वाधीनता के लिए अपने जीवन को और तेजस्वी बनाकर संलग्न हो सकें। इसके लिए वो कोलकाता आए। और तारा जी ने सही कहा कि उन्होंने चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा लेने के बाद भी रोगों का इलाज नहीं किया जो व्यक्ति के शरीर में बैठे रहते हैं। उस रोग का इलाज करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया जिस रोग के कारण एक ऐसा यशस्वी राष्ट्र, दुनिया जिसे पूजती थी, वो पराधीन हो गया। उस रोग का निदान कांग्रेस के नागपुर प्रांत के सचिव रहे। राजनीतिक आंदोलन स्वाधीनता का जो चल रहा था उसमें बड़ी मुख्य भूमिका उन्होंने निभाई और स्वाधीनता के प्रति, संघर्ष के प्रति वो संघ की स्थापना के बाद भी सक्रिय रहे। जब पूर्ण स्वराज्य की प्रतिज्ञा देश भर में ली जा रही थी तो डॉक्टर जी ने संघ की शाखाओं पर पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने का निर्देश सबको दिया। जो महात्मा गांधी का जंगल सत्याग्रह हुआ उसमें वो सरसंघ चालक का दायित्व एक अन्य व्यक्ति को देकर उस सत्याग्रह में शामिल हुए। देश की स्वाधीनता के प्रति, उसके लिए चल रहे संघर्ष के प्रति वो कितने सजग थे ये इससे प्रकट होता है। लेकिन वो विचार करते थे कि हम देश की स्वाधीनता प्राप्त कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया में खड़ा होगा, ये अच्छी बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा देश जो विश्ववंद्य था, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो ज्ञान परंपरा में विश्व गुरु कहा जाता था, जहां के वीरों की शक्ति के आगे विश्व विजय का सपना देखने वाला सिकंदर घायल और पराजित होकर वापस चला गया, वो भारत पराधीन कैसे और क्यों हो गया, ये डॉक्टर हेडगेवार की चिंता का विषय था। और डॉक्टर जी ने निष्कर्ष निकाला, जो समाज अपने राष्ट्रीय बोध से वंचित हो जाता है, जो समाज अपने क्षुद्र स्वार्थों में लिप्त होकर विसंगठित हो जाता है, उस समाज को एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में कोई स्वीकार नहीं करता। और इसलिए
गुण समुच्चय से युक्त समाज को खड़ा करना, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक संगठन है, उससे सत्ता प्राप्त करनी है, यह उनका उद्देश्य नहीं था। व्यक्ति व्यक्ति के अंतःकरण में राष्ट्रीय चेतना का जागरण और राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र व्यक्ति व्यक्ति के अंतःकरण में जगाना, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कितना विस्तार प्राप्त किया है। देश के कोने कोने में 2 लाख से ज्यादा सेवा कार्य, वनवासी क्षेत्रों में, वंचित बस्तियों में, शहरों में, नगरों में, पूर्वोत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक 2 लाख से ज्यादा सेवा कार्य, समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए। अभी संघ को 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं 1925 में। कैसा व्याप सामाजिक चेतना का, राष्ट्रीय चेतना का। ये भारतवर्ष मेरा है, इसके उन्नयन के लिए जीवन का सर्वस्व झोंक देने की अभिलाषा। ऐसे कितने लाखों लाख लोग जिन्होंने अपने जीवन को सर्वोच्च गुणों से युक्त बनाया, ऐसे लोग। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के भौतिक विज्ञानी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यशस्वी प्राध्यापक, उन्होंने सब छोड़ दिया और सेवा, समाज सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। को पढ़ी सीतारामैया सुदर्शन जो संघ प्रमुख बने, उस दौर में 47-48 के समय उन्होंने टेली कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। वो चाहते तो बड़े उच्च पद पर उनकी नियुक्ति हो सकती थी, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र डॉक्टर हेडगेवार ने देशवासियों के अंतःकरण में गुजाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से। इसकी क्या आवश्यकता थी? वो चाहते तो एक बढ़िया क्लिनिक खोलकर अपनी डॉक्टरी कर सकते थे। वो कांग्रेस के बड़े नेता थे उस समय, राजनीति में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते थे। लेकिन मित्रों, देश का नवनिर्माण करना है, समाज को शक्ति संपन्न, गुण संपन्न बनाकर खड़ा करना है, तो हम में से प्रत्येक को उसके लिए जीना सीखना पड़ेगा। डॉक्टर हेडगेवार ने देश के लिए मरने से ज्यादा देश के लिए जीना सिखाया। अभी पिछले दिनों जापान में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, इनक्रेडिबल जापान, और उस पुस्तक में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान किस तरह तहस नहस हो गया और उसके बाद किस तरह फिर खड़ा हुआ और दुनिया की अग्रगण्य शक्ति बन गया जापान। इसका पूरा वर्णन, रोमांचक वर्णन उस पुस्तक में है। और उसका जो संपादकीय है, एडिटेड वर्क है, वो पूरा संपादित पुस्तक है। उसके संपादकीय में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है कि जापान अगर दुनिया में आर्थिक शक्ति बनकर खड़ा है तो इसके पीछे केवल जापान की आर्थिक प्रगति, आर्थिक तरक्की नहीं है। इसके पीछे जापान के प्रत्येक नागरिक का वो भावबोध है कि ये जापान मेरा राष्ट्र है, मैं इसको उन्नयन करने के लिए अपना जीवन सर्वस्व लगा दूंगा। ये जो भावबोध है, इसने जापान को दुनिया की महान शक्ति बनाया।
डॉक्टर हेडगेवार के जीवन को समझना है, इसी दृष्टि से देखना पड़ेगा। ये देश मेरा है, मुझे देश के लिए जीना सीखना है। ये भावबोध जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, कई बार हम विदेश से लौटे हुए कई मित्रों से बात करते हैं और वो बताता है कि जापान है, जर्मनी है, दूसरे देश हैं जहाँ से वो आया है, वहाँ कितनी स्वच्छता है, वहाँ हर व्यक्ति इतना सजग है देश के वातावरण को अच्छा बनाने के लिए कि वो जेब में एक थैली लेकर चलता है। बाकी तो छोड़िए, हमारे देश की सड़कें, हमारे देश की दीवारें, हमारे देश के ऑफिसों के कोने पान की पीक से गंदे न हो जाएं, इसके लिए वो थैली लेकर चलता है। जहां मन आया मुंह खोल दिया। गाड़ियों में लोग छोटे छोटे डस्टबिन लेके चलते हैं, कुछ भी सड़क पर नहीं फेंकना है, एक तिनका भी। ये जो एक सहज भावबोध है देश के प्रति समर्पण का, इसको विस्तार देने का काम डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की शाखा के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में किया। और आज पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में भारतीय राष्ट्रीय चेतना का परिचय देते हुए कितना विस्तार इस कार्य का हुआ है, हम निरंतर समाचारों के माध्यम से पढ़ते हैं। डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान की शुरुआत करके कुमार सभा ने बौद्धिक स्तर पर उसी भावबोध को विस्तार देने का काम किया है। और एक प्रकार से कुमार सभा डॉक्टर हेडगेवार के विचार बोध की प्रणेता बनकर हमारे सामने आई है कि देश के कोने कोने से ऐसे प्रज्ञा पुरुषों को ढूंढ ढूंढ कर लाना और एक मालिका में उनको सजाना। बुद्धि तो सबके पास होती है मित्रों, उस बुद्धि के द्वारा हम बड़े बड़े तंत्र रच देते हैं, लेकिन बुद्धि जब प्रज्ञा बनती है तो फिर वो समाज हित, देश का हित, मानवीय चेतना का संवर्धन उसमें लगती है। बुद्धि से काम नहीं चलता। बुद्धि तो चतुराई, चालाकी, होशियारी सिखाती है। बुद्धि सफलता से जीना सिखाती है। चंडीगढ़ के एक बड़े प्रसिद्ध भाषाविद हैं डॉक्टर आशुतोष, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन शब्दों का विवेचन है जिन शब्दों को अंग्रेजों की मानसिक गुलामी के शिकार लोगों ने हमारे देश में बढ़ाया। उन्होंने दो शब्द जो बड़े चर्चित हैं उनको दिया है, स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल। ये जो स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल है ये बड़ा आकर्षित करते हैं। बच्चा हम देखते हैं तो अचानक अरे बड़ा स्मार्ट बच्चा है, बड़ा स्मार्ट है, घर वाले खुश हो जाते हैं हमारा बच्चा स्मार्ट है। दो चार लोग खड़े हैं, अरे भाई तुम तो बड़े इंटेलेक्चुअल हो। डॉक्टर आशुतोष लिखते हैं कि स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल ये दोनों शब्द बहुत खतरनाक हैं और भारतीय सामाजिकता के बोध को नष्ट करने वाले हैं। स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल होने का मतलब चालाक होना, होशियार होना, अपनी सफलता के लिए दूसरे को टंगड़ी मारकर गिरा देना, ये यूरोपीय चिंतन है।
भारतीय चिंतन है विवेकशीलता। विवेकशीलता में मानवीयता का बोध है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का अहित नहीं करना। ये जो विवेकशीलता है, यही जब उन्नत रूप प्राप्त करती है तो प्रज्ञा बन जाती है। जैन वाङ्मय में सम्यक प्रज्ञा ये शब्द प्रयोग आया है। तो डॉक्टर हेडगेवार की प्रज्ञा मानवीय चेतना के उन्नयन के लिए संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजानाना उपासते। विश्व की समस्त मानवीय चेतना को एकात्म करना, ये भारतीय समाज के गुण संपन्न संगठित स्वरूप को देकर प्रेरणा मिले, इसके लिए डॉक्टर हेडगेवार का जीवन समर्पित था। और अपनी लेखनी के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी प्रज्ञा के द्वारा इसी भावबोध को विस्तार देना, इस कार्य में जो लोग लगे हुए हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर सम्मानित करना, समाज के सामने लाना, एक शक्ति के रूप में खड़ा करना, ये जो प्रक्रिया कुमार सभा ने प्रारंभ की है, आज उसके 32वें पुष्प को समर्पित करते हुए हम सब बहुत आनंदित हैं। मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर मिला, आप सबका आभार। और नीरजा जी के साथ मेरा बड़ा आत्मीय संबंध है। जब मैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का अध्यक्ष था, एक पुस्तक मैंने न्यास से प्रकाशित कराई थी उनकी, भारत राष्ट्र की शिक्षा पद्धति। और अभी कुछ महीने पहले नीरजा जी ने मुझे व्हाट्सएप पर नेशनल बुक ट्रस्ट से जो रॉयल्टी स्टेटमेंट उनको भेजा गया, वो बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने मुझे भेजा। आपको आश्चर्य होगा, एक साल में 1,45,000 रॉयल्टी उनको उस पुस्तक की मिली है। उनके लेखन, उनके विचारशील व्यक्तित्व को हम इस एक सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं। उनको मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। बंधुओं, हमारी चंदन चर्चित संस्कृति साहित्य का साध्य है। चंदन है, पानी है, जिसमें घिसकर रचकर चंदन को देवता के ललाट पर अनवरत सुशोभित करने वाली लेखिका डॉक्टर नीरजा माधव ने अब तक करीब 45 पुस्तकों का प्रणयन किया है। उनके विशद साहित्यिक अवदान के बारे में हमें बता रहे हैं संस्था अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमशंकर त्रिपाठी। डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान के इस 32वें आयोजन में समारोह के अध्यक्ष मंचासीन परम श्रद्धेय डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, जिनका भी अत्यंत ओजस्वी एवं प्रभावी व्याख्यान हम सब सुन रहे थे। हमारे प्रधान वक्ता आज के कुमार सभा के अनन्य सहयोगी, साथी, परामर्शदाता श्रद्धेय बलदेव भाई शर्मा जी, माननीय नीरजा माधव जी, आज की उत्सव मूर्ति, मंचासीन श्री अजय नंदी जी, श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी, संस्था के मंत्री महावीर बजाज जी, संयोजिका संचालिका तारा दुगड़ जी तथा सामने बैठे समस्त सुधीजन। समय की सीमा है और हम सब माननीय सहस्त्रबुद्धे जी को और नीरजा जी को अधिक से अधिक सुनना चाहते हैं। लेकिन मेरे सामने एक संकट भी है कि जिसने 40-50 लगभग 45 किताबों का सृजन किया हो, उनका साहित्यिक परिचय केवल 3-4-5 मिनट में कैसे कराया जाए। फिर भी मैं प्रयास करूंगा। आप सब सुधीजन हैं, मैं देख रहा हूं कि इस सभागार में ऐसे बहुत से कवि, साहित्यकार, मित्र, पाठक जो नियमित पुस्तकों के अध्ययन से स्वयं को समृद्ध करते हैं, उपस्थित हैं। मैं केवल ये संकेत देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा लिखी गई किताबें किस प्रकार समाज और राष्ट्र को अलग प्रकार की तेजस्विता प्रदान कर सकती हैं। हम सबको कुमार सभा पुस्तकालय में इनकी पुस्तकें उपलब्ध हैं। हम सब जो पढ़ाने में रुचि रखते हैं, उन किताबों से गुजर कर हम स्वयं को समृद्ध कर सकते हैं।
हिंदी साहित्य की कई विधाओं को अपने लेखन से समृद्ध करने वाली डॉक्टर नीरजा माधव ने 6 काव्य संग्रह, 12 कहानी संग्रह, 12 उपन्यास, 15 ललित निबंध संग्रह यानी 45 से अधिक कृतियों का सृजन किया है। केवल सूत्रों में बात करें तो उनके साहित्य में, जैसा कि बलदेव भाई कह रहे थे, संस्कृति की सुवास है, विचारों का वैभव है, राष्ट्रवाद का स्पंदन है, सृजन का सौंदर्य है और है हमारे शाश्वत मूल्यों का साक्षात्कार। भारत और भारतीयता का गौरव बोध कराता है उनका निबंध साहित्य। समृद्ध परंतु बोधगम्य भाषा, अनुभूति की गहनता, कहन की, अभिव्यक्ति की अनुपम शैली, प्रस्तुति की सहज पद्धति, ये सभी गुण पाठकों को सहज ही प्रभावित कर लेते हैं। कथा साहित्य की बंधी बंधाई पद्धति से हटकर अनछुए विषयों को केंद्र में रखकर लेखन करने का दुस्साहस नीरजा जी ने किया था। लीक से हटकर सृजन करने का रचनात्मक प्रयास। 2002 ईस्वी में ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय की मर्मस्पर्शी गाथा को यमदीत कृति के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से आपने प्रस्तुत किया। ऐसे समय जब हमारे हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श, देह विमर्श, दलित विमर्श हावी हो, यानी प्रचलित धारा से में बहकर कीर्ति अर्जन की कामना नहीं, उन पहलुओं को स्पर्श करने का जीवट जो हमारी आंखों से ओझल हो गया है। मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना याद आ रहे हैं। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे स्वनिर्मित पंथ प्यारे हैं। ऐसा पंथ का निर्माण नीरजा जी कर रही हैं। और ये भी अद्भुत संयोग है कि अभी बलदेव भाई कह रहे थे, तारा जी भी बता रही थी कि डॉक्टर जी ने भी लीक से हटकर काम किया। उस विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति चिकित्सा न कर समाज की चिकित्सा का संकल्प, धन लाभ या प्रसिद्धि लाभ की वो कामना छोड़कर भारत के राष्ट्र के कल्याण के लिए उन्होंने जो काम किया, लीक से हटकर किया गया उनका काम आज राष्ट्र के लिए वरदान बन गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हर देशभक्त कार्यकर्ता, जिसे देखकर आज देशद्रोही स्वयं कांपने लगते हैं। मेरे गुरु श्रद्धेय विष्णुकांत शास्त्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक लंबी चतुष्पदियों की एक लंबी श्रृंखला लिखी। उसकी 2 पंक्ति मुझे फिर याद आ रही है कि कैसा होता है संघ का कार्यकर्ता, जो किसी को भी न भय दे, भय न माने आप, हाँ जिसे लख देशद्रोही कपे अपने आप। आज ये परिचिति है कि ये संघ का व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से आप कोई राष्ट्र की बात करें, देश के कल्याण की बात करें, संस्कृति की बात करें, समाज उन्नयन की बात करें, तो लोग जानते हैं कि निश्चित रूप से ये संघ में दीक्षित है। यानी ये कितनी बड़ी पहचान है उस पुरोधा की जिसने अपने तप से इसका बीज वपन किया था। और आज जैसा कि बलदेव भाई कह रहे थे, 3 वर्षों बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी हम मनाएंगे। नीरजा जी पर लौटें। उनका एक उपन्यास जो तेभ्य स्वधा के नाम से भारत विभाजन की त्रासदी को रेखांकित करता है। भारत विभाजन के बाद राजौरी में जो प्रताड़ित हिंदू आए थे और विस्थापित हिंदुओं पर कबायलियों ने जो नरसंहार किया था, उसका लोम हर्षक वर्णन उस उपन्यास में है। आज चर्चा में एक फिल्म है बहुत अधिक, द कश्मीर फाइल्स। नीरजा जी की कृति हो, कृति तेभ्य स्वधा में वर्णित सारी कथा हो, या द कश्मीर फाइल्स का फिल्मांकन, ये कहानी नहीं है। मुझे एक शेर की 2 पंक्ति, एक शेर याद आ रहा है, 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि कहानी ऐसी नहीं, वाकया ही ऐसा है, सुना ही ऐसा नहीं है, हुआ ही ऐसा है। ये जो हुआ है, साक्षात जिसको पूरे समाज ने देखकर भी अनदेखा किया है, उसको रेखांकित करने का काम नीरजा जी ने उस जमाने में 2004 में किया था। नीरजा जी यही नहीं रुकती, तिब्बत शरणार्थियों के, भारत तिब्बत मैत्री संघ के कई लोग यहाँ उपस्थित हैं।
उनकी जो वेदना है, उनकी जो मर्मांतक पीड़ा है, आज़ादी को लेकर उनके मन में जो भाव प्रवणता है, उसका गंभीर अध्ययन करके उन्होंने शोधपरक उपन्यास लिखा गेशे चंपा, देनपा तिब्बत की डायरी। तिब्बती समुदाय द्वारा सारे विश्व में इन कृतियों की चर्चा है, और सबसे बड़े सौभाग्य की बात कि परम पावन दलाई लामा जी का के आशीर्वाद से ये कृतियाँ अभिषिक्त हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति अभी 2020 में हमारी नई शिक्षा नीति आई है। 2017 में ही नीरजा जी ने भारत राष्ट्र और उसकी शिक्षा पद्धति पर विचार किया था। भारतीय राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर बहुत चर्चा होती है। हमारे जो तथाकथित कई विचित्र नेता हैं वो हिंदुत्व पर, राष्ट्रवाद पर तरह तरह की बयानबाजी किया करते हैं। अद्भुत कृति है अर्थात राष्ट्रवाद, इधर 2022 में ही प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। सहज शब्दों में राष्ट्र की व्याख्या करते हुए हर आम आदमी को राष्ट्र के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, वो कृति हम सब के पढ़ने लायक है। मैं निवेदन करूंगा स्वयं प्रभात प्रकाशन के प्रभात जी से कि यहाँ अधिक से अधिक कृतियाँ हैं, और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, आप सब सुधीजन हैं, अर्थात राष्ट्रवाद के माध्यम से राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, और हमारा राष्ट्र प्रेम कैसे उन तथाकथित बुद्धिजीवियों की राष्ट्र से अलग है। अभी बहुत अच्छी बात बलदेव भाई कह रहे थे, बुद्धि को लेकर जो बात चलती है, मेरे गुरु प्रज्ञा की परिभाषा बहुत छोटी सी देते थे कि प्रज्ञा भविष्य दर्शिनी बुद्धि, और बुद्धि के साथ जो बुद्धिवादी लोग या बुद्धिजीवी शब्द जुड़ गया है वो कैसे भ्रामक है। हम सबको उन बुद्धिजीवियों की दुर्दशा और उन बुद्धिजीवियों के ज्ञान से बीच बीच में तरह तरह का वो ज्ञान झेलना पड़ता है। लेकिन आज प्रज्ञा के माध्यम से जैसा डॉक्टर जी ने हमारे समाज को दिशा दिखाई है, उस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम निश्चित रूप से सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व की इन कृतियों का अध्ययन करें। और 2-3 जो और कृतियाँ हैं, बहुत लंबी सूची है। ये राम कौन है, अभी रामनवमी आने वाली है, और राम कौन है के माध्यम से ललित निबंध की शैली में अलग अलग छोटे छोटे निबंध राम को अलग ढंग से जांचने परखने का और भारत के साथ उस अंतरंगता का, उस वैशिष्ट्य का रेखांकन है। अनुपमेय शंकर और ललित निबंधों की लंबी श्रृंखला में एक बड़ा प्यारा सा नाम है, मुझे बहुत प्रिय लगा पूरी श्रृंखला में 45 किताबों में, चैत चित्त मन महुआ। आप देखिए ये काव्यात्मक शीर्षक है, चैत महीना चल रहा है, चैत मास बोले ले कोयलिया हो रामा मोरे अंगनवा, हम लोग बनारसी अंदाज में सुनते हैं, गिरिजा देवी की ठुमरी भी सुनते हैं। लेकिन ये जो शीर्षक है, ये शीर्षक केवल सहजता तो इसमें है ही, वो मार्मिकता भी है जो पाठक को बांधे रखती है। मेरा आप सब से आग्रह है, मैं यहाँ इसीलिए खड़ा हूँ कि आप सब सुधी पाठक हैं, इन कृतियों से गुजर कर अपने को समृद्ध करें। मुझे विश्वास है, मेरा समय ज़्यादा मुझे नहीं लेना है, मुझे विश्वास है कि डॉक्टर नीरजा माधव को आज जो सम्मान प्रदान किया जाएगा, डॉक्टर जी के नाम से, डॉक्टर हेडगेवार के नाम से जो सम्मान प्रदान किया जाएगा, निश्चित रूप से उनकी सृजन यात्रा को वो ऊर्जास्वित करेगा। इसी विश्वास के साथ डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान के 32वें पुष्प को हम आपको अर्पित करने जा रहे हैं। आप सब बहुत दिनों के बाद, कोरोना काल के लंबे कालखंड के बाद एक बार विवेकानंद सेवा सम्मान में और इस बार डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान में पूरी ऊर्जा के साथ, सक्रियता के साथ उपस्थित हुए, सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। आज का मुख्य सम्मान एक प्रज्ञा मूर्ति का सम्मान है। मैं सादर निवेदन करूंगी डॉक्टर नीरजा माधव से कि वे मंच के सामने की तरफ पधार जाएं ताकि हम विधिपूर्वक उनका सम्मान कर सकें। भावपूरित भव्य मंगल घट हमारा, लो करो स्वीकार अभिनंदन हमारा, लो करो स्वीकार अभिनंदन हमारा। मैं संस्था के पूर्व साहित्य मंत्री श्री योगेश राज उपाध्याय से अनुरोध करूंगी कि वे स्वस्ति वाचन के साथ इस महत्वपूर्ण सम्मान संध्या का प्रारंभ करवाएं। अपने स्वनिर्मित पथ की अनथक पथिक डॉक्टर नीरजा माधव के सम्मान समारोह में सबसे पहले उनके तिलक चर्चित करेंगी कार्यकारिणी की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती सुधा जैन जी। आइए।
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसके उपरांत माल्यदान कर उन्हें सम्मानित करेंगी कलकत्ता के साहित्य जगत की विश्रुत विदुषी और कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर राजश्री शुक्ला। आज की उत्सव मूर्ति को श्रीफल प्रदान कर रहे हैं कुमार सभा पुस्तकालय के बड़े आत्मीय और हम सबके सुपरिचित श्री लक्ष्मी नारायण जी भाला, चयन समिति के वरिष्ठ सदस्य श्री लक्ष्मी नारायण जी भाला। शॉल उड़ाकर डॉक्टर माधव को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा। मानपत्र एवं चिक प्रदान कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी। श्री अजय नंदी जी और सभी सम्मानित अतिथि आप कृपया सामने आए फोटो के लिए। डॉक्टर तारा दुगर्जे से अनुरोध कि आप आएँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। रचना तट पर मिल गई एक प्रतिभा की सीप। नीरजा जी ध्यान दें, रचना तट पर मिल गई एक प्रतिभा की सीप जिसमें मोती सा ढला उपन्यास यमदीप। किन्नर विमर्श को हाशिए से मुख्य धारा में लाने वाली, जैसा अभी सर बता रहे थे, डॉक्टर नीरजा माधव से मेरी विनती है कि वे अपने साहित्यिक कृतित्व के बारे में हमें बताएं। कृतज्ञता बोध के साथ द्वंद्व में भी हूँ कि पहले उस महामनीषी को स्मरण करूं जिसके नाम पर मुझे आज ये सम्मान प्राप्त हुआ है और मेरी लेखनी धन्य हुई है। डॉक्टर हेडेगवार का वह नाम, जिनके बारे में कहीं पढ़ा था कि बाल्यावस्था में ही सन 1901 में एडवर्ड सप्तम के अभिनंदन में आतिशबाजी हो रही थी, तो हेडेगवार नाम का वह बालक, उन्होंने कहा था कि यह मेरा राजा नहीं है, यह मेरी रानी नहीं है, यह हमारे लोगों पर अत्याचार करता है, शासन करता है, इससे मैं अपनी भारत माता को मुक्त कराऊंगा। ऐसे डॉक्टर हेडेगवार को, जिनके नाम पर मुझे आज ये सम्मान मिल रहा है, मैं कृतज्ञता बोध के साथ स्मरण कर रही हूँ। द्वंद्व इस बात का भी है कि जिस कुमार सभा पुस्तकालय ने मुझे उनके नाम पर सम्मानित किया है, पहले उन्हें भी प्रणाम करना, उस कुमार सभा पुस्तकालय को प्रणाम करना मेरा दायित्व तो बनता है। द्वंद्व मेरा इसीलिए है क्योंकि 1918 में संभवतः इसकी स्थापना हुई कुमार सभा पुस्तकालय की, और निसंदेह वो समय हमारा स्वाधीनता आंदोलन का समय था। स्वाधीनता आंदोलन के समय से जो पुस्तकालय अपनी हिंदी के प्रति सेवाएं भी दे रहा हो और साथ ही साथ हमारे स्वाधीनता आंदोलन को एक दिशा भी दे रहा हो, उसकी अपनी एक भूमिका भी रही हो, वहाँ के बारे में भी पढ़ा कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के फलस्वरूप जब पुलिस का अत्याचार हुआ
तो यहाँ पर एक मिट्टी के मॉडलों की प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी आए थे उद्घाटन करने के लिए। तो जिस संस्था के साथ इतने महान नायक हमारे जुड़े हुए हों, उस संस्था को पहले तो स्मरण करना बनता है। द्वंद्व मेरा इसलिए भी था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, प्रखर राष्ट्रीय चिंतक, राष्ट्रीय कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डॉक्टर हेडगेवार के सम्मान में एक कविता लिखी थी। उसकी एक पंक्ति बस याद कर रही हूँ आज। अंधकार का वक्ष चीर कर दीपक एक जला था। हेडगेवार के लिए, डॉक्टर हेडगेवार जी के लिए उन्होंने लिखा था, अंधकार का वक्ष चीर कर दीपक एक जला था। तो उस शाश्वत दीप को, उस स्वयं प्रकाश दीप को मैं यहाँ प्रणाम कर रही हूँ। और दोनों ही, वो श्री कुमार सभा पुस्तकालय भी मेरे लिए उतना प्रणम्य है, डॉक्टर हेडगेवार का पूरा संपूर्ण जीवन मेरे लिए प्रणम्य है। यदि उनके आदर्शों पर किंचित भी चल पा रही हूँ, या हमारे देश के जितने राष्ट्रनिष्ठ लोग हैं वो चल पा रहे हैं, तो यही हम सबका दायित्व है, यही हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि है उनके प्रति। मैं प्रणाम करते हुए औपचारिक रूप से, क्योंकि हृदय के बहुत करीब आप सभी लोग हैं, लेकिन एक संबोधन का क्रम होता है, इसलिए इस सारस्वत समारोह की जो अध्यक्षता कर रहे हैं प्रखर चिंतक साहित्यकार, जिनका नाम बहुत सुना था हमने, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष और माननीय सांसद डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी। आज के मुख्य अतिथि हमें बताया गया था वरिष्ठ आयकर सलाहकार श्री सज्जन कुमार तुलसियान जी, शायद वो नहीं आ पाए हैं। प्रधान वक्ता हमारे अग्रज कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति और यशस्वी चिंतक, पत्रकार और साहित्यकार प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी, शब्दशिल्पी, विचारक और राष्ट्रीय चेतना के प्रखर लेखक, इस संस्था के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, इस संस्था के मंत्री आदरणीय महावीर प्रसाद बजाज जी, साहित्य मंत्री बंशीधर शर्मा जी, अर्थ मंत्री अरुण मल्लावत जी, संयोजक मंडल के बहुत सारे पदाधिकारी हैं। यहाँ मंच पर श्री अजय नंदी जी हैं, लक्ष्मी नारायण भाला जी, योगेश उपाध्याय जी, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, दक्ष एक संचालन कर रही हैं डॉक्टर तारा, बहुत ही विदुषी हैं। आप सभी को बहुत आदर के साथ मैं संबोधित कर रही हूँ। यहाँ हमारे सभागार में उपस्थित कोलकाता से या बाहर से आए हुए हमारे बहुत ही प्रबुद्ध जन, जिनकी मेधा के आगे मैं नतमस्तक हूँ, मीडिया कर्मी हमारे भाई, आप सभी लोगों को आदर के साथ संबोधित करते हुए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रही हूँ इस सम्मान को यहाँ पाने के लिए। कोलकाता की इस पवित्र भूमि पर आज सुबह सुबह माँ का दर्शन हुआ, तो एक तरह से अभिसिंचित हूँ माँ के आशीर्वाद से, और इस पुण्य भूमि पर आना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। काशी और कोलकाता का संबंध माँ गंगा ने ही निर्धारित कर रखा है सदियों से, इसलिए उसको अलग से व्याख्यायित करने की आवश्यकता नहीं है। उसी काशी से आई हूँ जिस काशी को दो दो माएँ संपोषण प्रदान करती हैं, माँ अन्नपूर्णा, माँ गंगा, और भस्मांग लगाए दिगंबर फक्कड़ शिव, जहाँ माँ अन्नपूर्णा का सानिध्य पाके विश्वनाथ बन बैठते हैं, उस काशी क्षेत्र में जब गंगा में स्नान करके और कोई काशी का नेमी धर्मी 2.5 हाथ का गमछा लपेटकर सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो लगता है कि जैसे उसने अपना सारा अहंकार गंगा जी में विसर्जित कर दिया है और बहुत हल्का हो उठा है। उसके हाथ में गंगा जल होता है और बाबा विश्वनाथ के सामने जाकर वो किसी अकिंचन की तरह से खड़ा होता है, और बाबा के सामने खड़ा होना ही उसका सबसे बड़ा वैभव होता है, सबसे बड़ी समृद्धि होती है। कोई नहीं समझ सकता कि वो गुमटी का मालिक है या कोई रईस है। तो वो जो अकिंचनता का भाव है बाबा विश्वनाथ के सामने पहुंचने पर, जहाँ सारे भेद खत्म हो जाते हैं, जहाँ केवल एक अपनी समृद्धि का
अनुभव होता है वो बाबा के सामने खड़ा होना, कुछ वैसी ही अकिंचनता का अनुभव आप लोगों के सम्मुख खड़े होकर मुझे हो रहा है कि कुछ अक्षर पुष्प अंजुरी में समेटे आप लोगों के सामने मैं खड़ी हूँ, उसे आप साहित्य का नाम दे दें, उसे आप सम्मानित कर दें, ये आपकी महानता है, ये आपका बड़प्पन है। मेरे लेखन के बारे में आदरणीय डॉक्टर प्रेमशंकर त्रिपाठी जी ने बता दिया है। अपने लेखन के बारे में मैं कुछ क्या बताऊंगी, वो सब आपके सामने है। आप जो कुछ भी कहना होगा कहेंगे पढ़ने के बाद, या पढ़ा भी होगा। बस इतना कहती हूँ कि सृष्टि जो है, सृजन जो है, वो सृष्टि के साथ जुड़ती है। सृष्टि में एक हम सब स्पंदन देखते हैं, तो उन्हीं ढेर सारे स्पंदनों में एक स्पंदन मैं भी हूँ, लेखन कर रही हूँ। जैसे सभी लोग प्रारंभ में कविता से शुरू करते हैं, जैसे सारे लेखक शुरू करते हैं, शायद उसी तरह से कहीं कुछ जो एक हमारे यहाँ प्राचीन संस्कृति में कॉन्सेप्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, कि परब्रह्म एकदम अकेला था और एक दिन उसके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, एको हम बहुश्याम, और एक से अनेक हुआ। यानी वह जो भाव है परब्रह्म के मन का भाव, वह एक रूप लेता है और हम उस रूप का आलंबन लेकर तमाम भावों की खोज में लग जाते हैं। तमाम जिज्ञासाएं हमारे अंदर उस परब्रह्म को जानने की चेष्टा करने लगते हैं और रूप का आलंबन ले लेकर तरह तरह की ललित कलाओं और साहित्य और संगीत के माध्यम से अपनी जिज्ञासा का शमन करते हैं। तो उसी जिज्ञासा के शमन के क्रम में कुछ साहित्य उत्पन्न होते हैं। जैसे सीपी से मोती निकलता है, वैसे ही साहित्य उत्पन्न होता है। कहीं ना कहीं हम समाज के साथ उसको जोड़ते हैं, इस भौतिक संसार के साथ जोड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक भीतर की जो अनंत छटपटाहट है अपने स्रोत से मिलने की, उस अनंत की खोज में वही जिज्ञासा हमें तमाम साहित्य रचने के लिए प्रेरित करती है। और जब एक साहित्य रच लिया जाता है तो लगता है नहीं, यह भी मेरी खोज का लक्ष्य तो नहीं था, कुछ और शायद इसी कुछ और में जीवन बीतता जाता है। कुछ पुष्प आपके सामने आते हैं। तो मैं बता रही थी कि शुरुआती दौर में मैं भी इसी जिज्ञासा के तहत कुछ कविताएं लिखा करती थी। फुटकर दिखा दो देव बस एक बार, क्या है जीवन के उस पार, हाथों से मंद समीरण के दुलरा मेरे घन के इस पास, हंस देते फूलों की चितवन में मेरे हट पर तुम चिर प्रकाश, गहन निशा की नीरवता में निंदिया बंद धीरे से आकर, मेरी अलसाई पलकों पर थपकी दे देते बार बार, भुलवा कर मेरा हट सुकुमार, दिखा दो देव बस एक बार। कुछ इस तरह की पंक्तियाँ बनती थीं। कुछ किसी ने कहा कि इस पे छायावाद का प्रभाव है और अब युग जो है छायावादी कवियों का नहीं है, छायावादी कविताओं का नहीं है, छंद मुक्त लिखा करिए। और शायद उसी के बाद से छंद मुक्ति का शिकार हो गई मेरी कविताएं। तो कविताओं का संग्रह आप लोगों के सामने है, छंद मुक्त कविताओं का भी और छांदस कविताओं का भी। इसी तरह से ललित निबंध, चूँकि धर्म दर्शन संस्कृत की विद्यार्थी रही हूँ, दर्शन की विद्यार्थी रही हूँ, तो एक स्वाभाविक झुकाव संस्कृत की ओर था, धर्म और सनातन संस्कृति की ओर था। भारतीय संस्कृति को समझने की ओर, समझने की दिशा में एक झुकाव जो मेरा था, उसने मुझे ललित निबंध लिखने के लिए प्रेरित किया। और कहीं न कहीं पिता तुल्य मेरे पंडित विद्यानिवास मिश्र जी थे, जिन्होंने मुझे लगातार प्रेरित किया कि ललित निबंध लिखना मत छोड़ना, कथा साहित्य भले ही लिखती रहो। तो मैं ललित निबंध लिखती रही और ये उनकी प्रेरणा रही। मैं अपनी बात जल्दी जल्दी समाप्त करने में बहुत बिखर रही हूँ क्योंकि मुझे 15 मिनट का समय दिया गया है और हम लोग अपने विद्वान वक्ता और आदरणीय विनय सहस्त्र बुद्धि जी को सुनने के पक्ष में है। तो आज मुझे बहुत बोलने का कोई मतलब नहीं है, बस भारतीय संस्कृति की कुछ बातें हम ज़रूर करना चाहेंगे कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो अभी देनपा तिब्बत की डायरी, गेशे जंपा या थर्ड जेंडर पर जो मेरा उपन्यास आया, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कारण मैंने जब देखा कि कोई एक विस्तारवादी जो देश है वो किसी एक छोटे से देश को निगल जा रहा है,
किसी के अस्तित्व के लिए संकट बन जा रहा है, स्वयं भारत के लिए भी वो तमाम तरह की परेशानियां क्रिएट करता है। तो उसका परिणाम, उस मंथन का, उस उद्वेलन का परिणाम रहा कि मैंने 2 उपन्यास लिखे, गेशे जंपा और देनपा तिब्बत की डायरी, 2 उपन्यास, फिर फ्री टिबेट बायलिंगुअल पोएट्री कलेक्शन भी दिया मैंने, क्योंकि हमारे लिए भारत के संदर्भ में तिब्बत का महत्व तो बहुत अधिक है। जब तक वो बफर स्टेट के रूप में था तब तक चीन के साथ हमारा डायरेक्ट कोई सीमा विवाद नहीं था, लेकिन जब से चीन ने उसे अपने भीतर कब्जा कर लिया, अपना मिला लिया है, तब से वो निकट पड़ोसी हमारा बन बैठा और जगह जगह वो हस्तक्षेप करता है हमारे भूखंड में, हमारे भू क्षेत्र में। कभी अरुणाचल को साउथ तिब्बत कहता है। तो ये तमाम तरह की जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, वो कहीं ना कहीं धरती पर एक ऐसी संस्कृति पनपी है जिसमें हम एक दूसरे के अस्तित्व को नष्ट कर देना चाहते हैं। और भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, भारत की जो सनातन संस्कृति है, वो दूसरों के अस्तित्व को नष्ट करने में विश्वास नहीं रखती है, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। उसी वसुधैव कुटुंबकम, साथ साथ चलने, साथ साथ खाने, साथ साथ रहने की जो संस्कृति है हमारी, उस संस्कृति को हम विश्वव्यापी बनाने के प्रयास में आप जैसे लोगों से कुछ प्रेरणा ग्रहण करते हैं और कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति को समझे बिना विश्व में एक शांति नहीं स्थापित हो सकती है। वह भारत की संस्कृति जहाँ एक चुटकी चावल देवता के चरणों में चढ़ते ही अक्षत बन जाता है, जहाँ एक लोटा जल सूर्य के सामने पहुँचते ही अर्घ्य बन जाता है। तो जब तक अक्षत और अर्घ्य की संस्कृति को लोग नहीं समझेंगे, विश्व के लोग नहीं जानेंगे, तब तक वो भारत की संस्कृति को भी नहीं समझ पाएंगे। और जब तक भारत की संस्कृति नहीं समझेंगे, तब तक विश्व में शांति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ही संस्कृति वह है जो आकाश को पिता मानती है, धरती को माँ मानती है, गंगा को माँ मानती है, गाय को माँ मानती है और बिल्ली भी मौसी होती है। पूरे ब्रह्मांड के साथ हमारा एक कोमल नाता है। जब तक ये कोमल नाता पूरे विश्व में नहीं हम फैला लेंगे, शायद इसीलिए विश्व गुरु है भारत, और आज उसी पुरानी छवि को हमें प्राप्त करना है। मैं बस इतनी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी कि हमें पूरे विश्व से, पूरी धरती से समाप्त कर देने वाली संस्कृति को नष्ट करना है, किसी के अस्तित्व को समाप्त करने वाली संस्कृति को नष्ट कर देना है। क्योंकि जब हम कभी किसी छोटे से एक पौधे को, एक पीपल के वृक्ष को, एक नदी को, एक नाले को, एक तालाब को नष्ट कर रहे होते हैं, तो उससे जुड़ी हुई न जाने कितनी आस्थाएं, न जाने कितने किस्से, कहानियाँ, मान्यताएं, विश्वास नष्ट कर रहे होते हैं। इसलिए धरती पर हमें नष्ट कर देने वाली संस्कृति को खत्म कर देना है। जो देश इस तरह की संस्कृति को अपनाते हैं, उन देशों को हमें सबक सिखाने की आवश्यकता है। पता नहीं क्या क्या बोल गई, बस आप लोग जैसे सुधी श्रोता सामने थे, बहुत सारी बातें नहीं कह पाई, मन के भीतर हैं, फिर कभी उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान के लिए एक बार पुनः आप सभी लोगों को बहुत कृतज्ञ भाव से मैं प्रणाम कर रही हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा। धन्यवाद। नीरजा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के कवि गिरिवरदान जी के शब्दों में कि जीवन के प्रत्येक मोड़ पर खुले दृगों से देख रहा हूँ, परम पूज्य यह देश एक दिन, इसको नमन करेगी दुनिया। सचमुच इस देश को नमन कराने की प्रक्रिया में संलग्न डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी अपनी जीवन के शायद 17-18 वर्ष की उम्र में आप देश सेवा के लिए सलाखों के पीछे गए। मैं सीधे सीधे अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आपको बुला रही हूँ, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी। इस कलकत्ता महानगरी का एक भूषण इस रूप में जिस पुस्तकालय का नाम गिना जाता है, ऐसे श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय के आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में उपस्थित, जिनको उत्सव मूर्ति कहा जा सकता है, बहन नीरजा माधव जी, हमारे मध्य में उपस्थित इस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, हमारे आज के प्रधान वक्ता, चिंतक, लेखक, पत्रकारिता के आदर्श को प्रस्थापित करने वाले प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी,
मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी, श्री महावीर बजाज जी और बाकी सभी मान्यवर, सामने बैठे हुए सभी सुधी जन भाइयों और बहनों, इस पुस्तकालय के निमंत्रण को स्वीकार करना मेरे लिए एक जर्नी डाउन द मेमोरी लेन जैसा एक विषय था, क्योंकि स्वर्गीय जुगल किशोर जेठलिया जी जब हमारे मध्य में थे तब आपने जिनका चयन किया, ऐसे कुछ पुरस्कृत महानुभावों को आपके यहाँ आने के लिए उनको जाकर मिलना, ये काम मुझे दिया गया था। मैं पूरा स्मरण करता हूँ कि एमवी कामत साहब को आपकी चिट्ठी पहुँचाने का काम मैंने किया था और शायद मुजफ्फर हुसैन जी को भी मैंने मिलकर कुछ पृष्ठभूमि बताई थी। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, उस समय कलकत्ते में आना जाना होता था और लक्ष्मी नारायण भाला जी हमारे प्रमुख और वरिष्ठ कार्यकर्ता हुआ करते थे। तब से इस पुस्तकालय के बारे में मैं जान चुका हूँ, जानता रहा हूँ और आज इस बहुत ही विशिष्ट कार्यक्रम में, और वह भी डॉक्टर हेडगेवार जी के नाम से एक प्रज्ञा पुरस्कार देने के लिए आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और प्रारंभ में ही मैं आयोजकों के प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूँ। वैसे आज के ज़माने में एक सांस्कृतिक संगठन चलाना, एक पुस्तकालय चलाना कोई आसान बात रही नहीं है। हमारे एक मित्र ग्रंथपाल है, लाइब्रेरियन, तो वो कहते हैं कि, और कॉलेज में है, तो कहते हैं कि किसी छात्र ने अगर 1000 रुपये की एक नोट किसी ग्रंथालय के किसी शब्दकोश में रखी तो 1 साल वो ठीक रहेगी, क्योंकि कोई उसको देखता ही नहीं, तो वो सुरक्षित रह पाएगी। ऐसी स्थिति कुल मिलाकर आज पठन संस्कृति की हो गई है। पढ़ने की संस्कृति, वाचन की संस्कृति, रीडिंग कल्चर, इसके सम्मुख बहुत सारी चुनौतियां हैं और बावजूद इसके आप ये पुस्तकालय 1 शतक के उपरांत भी इस कलकत्ता महानगर में चला रहे हैं बगैर कोई समझौता, और इस पुरस्कार को भी आपने स्थापित किया और उसको भी यथावत रखते हुए आप ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते हुए इस शहर की जो सांस्कृतिक पहचान है, अस्मिता है, उसमें एक मौलिक योगदान दे रहे हैं। इसके लिए भी मैं पुस्तकालय के सभी पदाधिकारियों को साधुवाद दूंगा, उनका अभिनंदन भी करूंगा। मैं देख रहा था कि नीरजा माधव जी इस पद्धति का पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला है और मुझे डॉक्टर त्रिपाठी कह रहे थे कि पुरस्कार पाने वालों की आयु भी अभी कम होती जा रही है। पहले 70, 75, 80 साल तक रुकना पड़ता था, अभी 60 साल में जो अपना कर्तृत्व सिद्ध करते हैं उनको और यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। ये भी अच्छी बात है, मतलब पुरस्कार पाने वालों की आयु धीरे धीरे कम होते रहना, मतलब पुरस्कार प्राप्ति की आयु, वो मैं मानता हूँ कि बड़ा अच्छा और समाज में एक परिपक्वता आ रही है, इसी का एक लक्षण माना जाएगा, तो ये भी बड़ी विशेष बात है। नीरजा माधव जी की बहुत सुदीर्घ विस्तृत वाङ्मयीन सेवा की, साहित्य सेवा की पृष्ठभूमि है और उनके सारे उपन्यासों के और अन्य वैचारिक जो भी किताबें, पुस्तकें उन्होंने लिखी है, उनके केवल मात्र शीर्षक पढ़ने से हमें पता चलता है कि एक बहुत ही विशाल और विविधतापूर्ण फलक पर उन्होंने अपना अस्तित्व एक दृष्टि से दिखा दिया है। और ये बात सामान्य नहीं होती। सामान्यतः हमारे देश में जो ललित साहित्य, क्रिएटिव लिटरेचर में काम करते हैं, वो वैचारिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा योगदान नहीं देते, और जो वैचारिक लेखन करते हैं, निबंध है, लेख है, प्रबोधन पर साहित्य का निर्माण करते हैं, वो ललित कला के आकाश में बहुत ज़्यादा
और ताकत से विचरण नहीं कर सकते। मगर नीरजा जी के लेखनी की एक विशेषता है कि उन्होंने दोनों धाराओं को बहुत अच्छे तरीके से संजोया है, पाला है और उस पर अपने साहित्यिक प्रतिभा की एक अमिट छाप भी छोड़ी है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने अन्य विषयों को लिया है। मतलब एक ओर तो उन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में लेखन किया, चर्चा की, और आज के ज़माने में जब देशभक्ति को भी बदनाम करने की कोशिशें हो रही है, भक्त, हमारे देश में भक्ति संप्रदाय इतना बड़ा संप्रदाय है, मगर इस भक्त शब्द को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रवाद का स्वर उन्होंने हिंदी साहित्य विश्व में बुलंद करने का, उसको ताकत देने का एक बहुत सार्थक प्रयास किया है। इसके लिए भी नीरजा जी मैं आपका जरूर अभिनंदन करूंगा। दूसरी ओर उन्होंने थर्ड जेंडर जैसे एक बदलते हुए सामाजिक परिवेश की जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को भी पहचानने में कोई कोर कसर नहीं रखी और उन्होंने उसको भी एक अपने उपन्यास का, ललित कृति का विषय बनाया। ये भी मैं मानता हूँ कि उनकी मानसिकता की जो विशालता है उसका परिचायक है। ऐसे नए नए विषय, समाज के जो ताने बाने बदलते रहते हैं, उनकी परछाई, उनका रिफ्लेक्शन हमारे साहित्य में आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज से 100 साल बाद आपकी किताबें पढ़कर ही लोग हमारे आज के समाज की क्या स्थिति थी इसका आकलन बनाने वाले हैं। और इसलिए इस तरीके से साहित्य का निर्माण जिसमें आज के वास्तविकता का एक परिचय होता है, वो स्वाभाविक रूप में आपके सामर्थ्य का एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। और एक मुझे ध्यान में आता है कि सामान्यतः हमारा वैचारिक और साहित्यिक विश्व किसी एक पॉलिटिकल करेक्टनेस से प्रभावित होता है। जो बेचा जाता है वही लिखा जाता है। मतलब मार्केट के तकाजे होते हैं, और बड़ा बाजार कुमार सभा के लोगों को मैंने मार्केट के बारे में क्या बताना है, आप तो जानते ही है। मगर मार्केट के तकाजे से दूर रहकर, जैसे राजनीति में हम कहते हैं कि लोकानुरंजन से दूर रहना चाहिए, पॉपुलिज्म से दूर रहना चाहिए, वैसे साहित्य के क्षेत्र में भी तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपको तो कोई चुनाव नहीं लड़ना। मगर हाँ, किताबें बेची जानी चाहिए, ये भी वास्तविकता है। केवल स्वांत सुखाय हम नहीं लिखते, मगर उसके प्रभाव में आकर अपने लेखनी को उस पद्धति से और प्रभावित करना, मोड़ देना, मैं मानता हूँ कि ये भी कोई उचित बात नहीं होती, साहित्य के क्षेत्र से न्याय देने वाली बात नहीं होती। और इसलिए भी मैं मानता हूं कि आपका साहित्य, आपकी लेखनी पॉलिटिकल करेक्टनेस से दूर रही है, जिसके लिए भी मैं आपको साधुवाद दूंगा। और आपने साहित्य की सेवा में एक नया, मैं मानता हूं कि एक प्रवाह अपनी पद्धति से निर्माण किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस संस्था के द्वारा और मुख्य रूप में अभी बहुत सही शब्दों में कहा गया कि बुद्धि और प्रज्ञा में क्या फर्क होता है, और डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार वाकई में प्रज्ञा के प्रतीक थे। क्योंकि प्रज्ञा में, जैसे यहाँ पर चर्चा हुई ही है, कि विश्लेषण भी आता है, दूरदर्शिता भी आती है, और वो ऐसे एक प्रज्ञावान मनीषी हमारे देश में हो गए जिन्होंने शायद किताबें बहुत ज़्यादा लिखी नहीं होगी, निबंध प्रबंध इसके लिए समय देना उनको संभव नहीं हो पाया होगा, मगर उन्होंने समाज को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है इसका संघ की शाखा नाम का एक अनुपमेय उपकरण पूरे दुनिया के सम्मुख प्रस्तुत किया, और जो सदियों तक मैं मानता हूं कि समाज को संगठित करने का काम करने वाला। ये कोई साधारण उपकरण नहीं है, ये उनके प्रज्ञा का ही परिचायक है। और उस काल में जब उनको ऐसा लगा कि एक छोटी सी एक विधा हम निर्माण करते हैं समाज के अंदर, जिसके कारण सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, और मैं तो कहूँगा कि स्त्री पुरुष समानता के भी संस्कार हम उस माध्यम से समाज के अंदर दे सकते हैं। लोग बोलेंगे कि शाखा में महिलाएं तो आती नहीं,
मगर शाखा में महिलाएं यद्यपि आती नहीं होगी, संघ के साथ महिलाएं जुड़ी रहती हैं। और इसलिए स्त्री पुरुष समानता हो, सामाजिक समरसता हो और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एकता हो, इसका संस्कार देने का एक उपकरण और समाज को बांधने का एक अद्वितीय साधन समाज को और दुनिया को जिन्होंने दिया, ऐसे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के नाम से ये प्रज्ञा पुरस्कार दिया जाना, मैं मानता हूँ कि बहुत ही औचित्य का विषय है। और आपको आज वो दिया गया, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और जिन्होंने ये पुरस्कार के लिए आपका चयन किया उनको भी साधुवाद देता हूँ। कुल मिलाकर जब हम साहित्य विश्व की ओर देखते हैं आज, और किताबों की चर्चा चली है, हमारे एक नेता और राजनीतिक नेताओं को तो हर सप्ताह किसी न किसी पुस्तक का विमोचन करना ही पड़ता है। इतनी किताबें आजकल बन रही है और लिख रहे हैं। हमारे एक नेता ने मुझे कहा कि आज लेखकों की संख्या बढ़ रही है, पाठकों की कम हो रही है। ये बात भी सही है। मतलब लेखन एक क्रिएटिव प्रक्रिया होती है, एक ललित प्रक्रिया होती है, और ऐसे ललित प्रक्रिया में सहभागी होने वालों की संख्या बढ़ना अच्छा ही है, मगर पढ़ने वालों की संख्या बढ़ना ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में आज पढ़ने की संस्कृति का जब क्षय होता हमें दिखाई देता है, ऐसे काल में अपने साहित्य की ताकत के आधार पर लोगों के अंदर पढ़ने की संस्कृति का विकास साहित्यकार करते आए हैं। उस दृष्टि से भी इस सम्मान का और सम्मान जिनको दिया गया उनकी साहित्य सेवा का एक विशिष्ट महत्व है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये बात सही है कि कोई आजकल लंबा पढ़ता नहीं। समाचार पत्रों के बारे में हम देखें तो समाचार पत्र खरीदने वाले या कुल मिलाकर किताबें खरीदने वालों की संख्या भी अधिक है, क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल बन गया है। सामान्यतः किसी अच्छे घर में जाओ तो किताबों से भरी अलमारी ये एक अपनी प्रतिष्ठा का परिचायक बन गया है। मगर उसमें से सारी किताबें उन्होंने पन्ने पलटकर देखी भी होगी, शायद संभव नहीं है, समय का अभाव रहता है। खैर, मैं ये कह रहा था कि संक्षिप्त पढ़ना, और आजकल हम देखते हैं कि स्मार्टफोन पर ही लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, किताबें भी आज इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आधार लेकर पढ़ी जाती है, और उसके प्रति मन में कोई वेदना निर्माण होने देना, मैं मानता हूं कि कोई समझदारी की बात नहीं है। ये एक नया जमाना है, नई पीढ़ी है, जीवन बहुत गतिशील हो रहा है। ऐसी स्थिति में कैसे भी उपकरण का उपयोग करते हुए, कितना भी संक्षिप्त हो या विस्तृत हो, लोग पढ़ रहे हैं, मैं मानता हूं कि इसमें आनंद मानना चाहिए। मगर साथ ही साथ ये भी सही है, जैसे एक चर्चा में सहभागी होते हुए जिसमें ये विभिन्न चैनल्स जो चलते हैं उनके कुछ संपादक थे, तो चर्चा ये चली कि हम चैनलों पर ये दिखाते हैं सास बहू की सीरियल्स आती है। क्यों? क्योंकि लोग उसी को पढ़ना चाहते हैं, उसी को देखना चाहते हैं, उसी में अपने रंजन का साधन ढूंढते हैं। तो कुछ मात्रा में ये होना स्वाभाविक है, मगर लोग क्या पढ़े, क्या देखे, इसके बारे में भी हमारी एक भूमिका होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये साहित्यकारों के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए, और जो इस प्रबोधन की प्रक्रिया में सहभागी होता है उन सबके लिए ये लागू होता है। उस दृष्टि से भी मैं मानता हूं कि लिखते रहना और लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहना, पढ़ने के लिए इंसेंटिव देते रहना, आकर्षण निर्माण करते रहना, ये अपने आप में एक सामाजिक कार्य ही है नए जमाने में, क्योंकि एक समाज का संस्कार है। ये केवल किताबों की निर्मित यानी पब्लिकेशन इंडस्ट्री का विषय नहीं है, वो तो है, मगर एक सामाजिक संस्कार का भी मैं मानता हूं कि एक अभिन्न अंग है। उस दृष्टि से भी मैं साहित्य सेवा के संदर्भ में नीरजा जी ने जो किया उसको उल्लेखनीय मानता हूं। आज हम देखते हैं कि विशेष रूप में भारतीय भाषाओं में जो साहित्य आ रहा है उसमें धीरे धीरे हम पश्चिम की छाया से मुक्त होकर इस मिट्टी का सुगंध जिसको है ऐसा साहित्य निर्माण करने की प्रक्रिया में अधिक गति से अग्रसर हो रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है
उसमें भारतीय भाषाओं के अध्ययन को एक प्रतिष्ठा दी गई है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि भाषा का संबंध हमारी संस्कृति से, हमारी अस्मिता से होता है। वो शेक्सपियर के नाटक में एक वाक्य है, द लेडी प्रोटेस्ट टू मच। अभी ये लेडी प्रोटेस्ट टू मच का एक मुहावरा बन गया। समाचार पत्र के संपादक अपने अग्रलेखों में भी लिखते हैं कि दिस इज लाइक द लेडी प्रोटेस्ट टू मच। अभी किसी ने शेक्सपियर अगर पढ़ा ही नहीं है, उसके नाटक पढ़े ही नहीं है, तो उस अग्रलेख में जो टिप्पणी की गई है उसका अर्थ उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए भी साहित्य पढ़ना जरूरी है, क्योंकि साहित्य समाज की सोच का भी एक दृष्टि से आईना होता है। और उसी संदर्भ में मैं मानता हूं कि हिंदी साहित्य या भारतीय भाषाओं में जो साहित्य सृजन हो रहा है उसका अपना एक निश्चित रूप में महत्व है। आज जब हम एक ऐसे वातावरण में हैं कि जनतंत्र के जिन 4 स्तंभों की बात होती है, उसमें से कई स्तंभ अपना अपना काम छोड़कर दूसरे कामों में लिप्त होते दिखाई दे रहे हैं। कई बार किसी के प्रति अनादर नहीं है, मगर न्यायमूर्तियों के, बड़े विद्वत जनों के न्यायिक निर्णयों को देखकर लगता है कि कहीं न्यायमूर्ति महोदय को राजनीति तो नहीं करनी है। ऐसी भी कभी कभी संदेह की भावना निर्माण होती है। जिनको समाज को जागरूक करने का काम है, वो समाज को उद्वेलित कर रहे हैं, ऐसा समाचार पत्र देखकर कभी कभी ध्यान में आता है। वो हमें समाचार नहीं देते, समाचार की जगह विचार देने की कोशिश करते हैं, जो समाचार पत्रों के समाचार के पन्ने का काम नहीं है। विचार देने का काम, बलदेव भाई मुझसे सहमत होंगे कि एडिटोरियल पेज का है, संपादकीय पृष्ठ पर आप विचार दीजिए, मगर अगर आप समाचार देते समय समाचार और विचार इसको मिलावटी ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो पाठकों पर अन्याय है। मगर ऐसी स्थिति में जब नकारात्मकता ही एक समाचार बन जाती है, केवल नकारात्मकता के आधार पर समाचार पत्र काम करने की दिशा में, और केवल यहाँ नहीं हो रहा है, पूरे विश्व में ये हो रहा है, जब आगे बढ़ते हैं तब मैं मानता हूँ कि साहित्य क्षेत्र का काम अधिक महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि उनको प्रबोधन, रंजन और विचार प्रवर्तन, इन तीनों मोर्चों पर काम करना होता है। नीरजा जी समाज की वेदनाओं को स्वर देने वाला साहित्य निर्माण कर रही है, और एक दृष्टि से रियलिस्टिक लिटरेचर जिसको कहा जा सकता है, वास्तववादी साहित्य हमारे सम्मुख रखने की उनकी कोशिश रही है। मगर मैं यह भी कहूँगा, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और महाराष्ट्र में दलित साहित्य की एक बड़ी परंपरा है और एक अलग शाखा ही निर्माण हो गई है, दलित साहित्य। मगर आज के ज़माने में नए दलित साहित्यकार और नया दलित साहित्य आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दलित का जो दलितत्व आज से 30-40 साल पहले था, वो आज उस पद्धति का रहा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी स्थिति सुधर गई है और सामाजिक समरसता का एकदम आनंदवन बन गया है, ये मेरा दावा नहीं है। मगर संघर्ष में परिवर्तन आया है, साधन उत्पन्न हो रहे हैं, अवसरों की समानता कुछ मात्रा में जमीन पर उतर रही है। ऐसी स्थिति में दलित साहित्य हो, महिला संबंधी साहित्य हो, ये केवल वेदना का साहित्य रहने की जरूरत नहीं है, वो एक आकांक्षा का साहित्य भी बनने की आवश्यकता है, क्योंकि एक एस्पिरेशनल सोसाइटी है, ये एक आकांक्षावान समाज में हम विचरण कर रहे हैं। इन आकांक्षाओं का रिफ्लेक्शन मैं मानता हूं कि हमारे आज के साहित्य व्यवहार में आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आकांक्षाएं समाज को जीवित रखने का, समाज की उम्मीदों को बरकरार रखने का एक महत्वपूर्ण काम करती है। तो मेरा एक साहित्य के छात्र के रूप में आग्रह है कि इसके बारे में जरूर सोचा जाए। आज हमारे देश के सम्मुख, और न केवल हमारे देश के सम्मुख, समाज के सम्मुख बहुत सारी चुनौतियां हैं, और उसमें एक चुनौती ये है कि एक दृष्टि से दो मूल्य व्यवस्थाओं का एक संघर्ष सा हमें दिखाई देता है। एक मूल्य व्यवस्था जिसमें परिश्रम, त्याग, सेवा, समर्पण, इसको हम बहुत महत्व देते आए, और महत्व है ही। निष्ठा, प्रामाणिकता, इसका महत्व हम कैसे नकार सकते हैं? मगर औद्योगिक क्रांति के पश्चात पश्चिमी जगत में एक नई मूल्य व्यवस्था निर्माण हुई, जिसमें रिजल्ट ओरिएंटेशन यानी परिणामकारकता, प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण, इन सारी प्रबंधन कुशलता यानी मैनेजमेंट,
इन सबको बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला। और कई बार हमें लगता है कि प्रामाणिकता, निष्ठा, परिश्रम, इसी से हम औद्योगिक जगत की मूल्य व्यवस्था को भी साध पाएंगे। और औद्योगिक जगत को लगता है कि हम अगर प्रस्तुतिकरण में और प्रोडक्टिविटी में और परिणामदेह काम में अगर माहिर हैं तो हम प्रामाणिक तो होंगे ही होंगे। मैं कहना चाहूँगा कि शायद ऐसा नहीं होगा। और इसलिए बुद्धिमानी इसमें है कि जो परिश्रमी है, प्रामाणिक है, निष्ठावान है, समर्पित है, उनको और अधिक परिणामदेह, उत्पादकता केंद्रित प्रस्तुतिकरण कुशलता के आधार पर प्रबंधन का सहारा लेते हुए अपना काम करना पड़ेगा। तब जाकर के समाज पर हमारा प्रभाव निर्माण हो पाएगा। और मैं मानता हूं कि ये साहित्य के माध्यम से ये प्रबोधन होना, ये आज के ज़माने की आवश्यकता है। ये सारा करते हुए जो नए प्रौद्योगिकी के विषय आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, वर्चुअल रियलिटी की बात हो रही है, ऑगमेंटेशन रियलिटी की बात कर रहे हैं। आज हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो हमारे कुछ कहने से पहले ही वो कुछ बोल देता है कि ये आपको कहना है। शायद ये जमाना है, ये वास्तविकता है। और साहित्य के क्षेत्र में भी इसके जो उचित और अनुचित परिणाम है, इनका चित्रण आना, मैं मानता हूं कि यह भी आवश्यकता है। क्योंकि अटल जी ने जैसे कहा था कि आदमी की पहचान उसके आसन से या उसके पैसे से नहीं होती, उसके मन से होती है। और मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। मैं मानता हूं कि ये मन की फकीरी जीवित रहे, इसके लिए इस साहित्य का निर्माण और उस दिशा में हमारी सोच बढ़े। यही मैं मानता हूं कि नीरजा जी के साहित्य सेवा का एक हम सबके लिए एक बोध है, एक संदेश है। इस संदेश को हम ग्रहण करें। मैंने शुरू के मेरे उद्बोधन में आदरणीय श्री अजय नंदी जी, जो क्षेत्र के संघचालक है माननीय, यहाँ पर उपस्थित है, उनका संबोधन करना रह गया था। मैं क्षमा चाहते हुए उनके प्रति आदर व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया, इसलिए आयोजकों को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार प्रदर्शन संस्था के सचिव श्री महावीर बजाज जी। बंधुओं, समय की सीमा है और डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे जी को अभी 8 बजे की, मतलब 8:15 बजे उनको ट्रेन पकड़नी है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 मिनट का केवल। डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे जी और इतने व्यस्त कार्यक्रम के बीच हमारे बीच में पधारे और हम लोगों का जो साहित्य और संस्कृति और आज के जो प्रचलन, इसके बारे में जो बताया, और बहुत कुछ सुनने की बात रहती है, पर समय की अपनी एक सीमा है। वो इतने व्यस्त समय में भी पधार करके हम लोगों को आशीर्वाद दिया। मैं उनका पुस्तकालय परिवार और कोलकाता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दूसरा, जो आज के प्रधान वक्ता जो हमारे बलदेव भाई शर्मा हैं, मैं सचमुच में उनको प्रणाम करता हूँ। केवल बस धन्यवाद नहीं दूंगा, क्योंकि वे कुमार सभा के अभिभावक हैं। जुगल जी के जाने के बाद अगर किसी ने हम लोगों को पीठ पे हाथ रख करके और जो एक मार्गदर्शन देने का जो काम किया है, वो प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा ने किया है। और इसलिए मैं उनको धन्यवाद नहीं दूंगा, वो हमारे गार्जियन हैं। मैं उनको प्रणाम निवेदन करता हूँ, आप सब की ओर से प्रणाम निवेदन करता हूँ। डॉक्टर नीरजा माधव जी ने इस सम्मान को ग्रहण करके इस सम्मान श्रृंखला की कड़ी को समृद्ध किया है। बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, पढ़ते पढ़ते आप अघाएंगे नहीं, एकदम मस्त हो जाएंगे पढ़ने के साथ। आप उनके साहित्य को पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। वो भी आकर के यहाँ सम्मान ग्रहण किया, हमारे पुस्तकालय का मान बढ़ाया। मैं उनको हार्दिक रूप से प्रणति निवेदन करता हूँ। बलदेव भाई नहीं, अपने अजय जी नंदी और लक्ष्मीनारायण जी भाला भी हमारे मंच पे आए, हमारे कार्यक्रम में आते भी रहते हैं। और अजय दा तो सचमुच में संघ के अभिभावक हैं पूरे क्षेत्र के, इसलिए उनको तो क्या कहूँ, सब हमारे अभिभावक ही रूप में हमारे बीच में आए हैं। और इसलिए कई बार ये लगता है कि जो सारी बातें जो हम सुनते हैं, तो मुझे एक शेर याद आता है कि सारा लोहा उन गुरुओं का अपनी केवल धार। यानी ये जो डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में, साहित्य के बारे में, संस्कृति के बारे में जो हम सुनते हैं, डॉक्टर हेडगेवार जी के विचार से जो अपनी धार को जो है ना, वो राष्ट्रभक्ति की धार को, उसको आज के ज़माने में तेज करने की आवश्यकता है।
और इसीलिए इस प्रज्ञा सम्मान के कार्यक्रम में ऐसे बड़े बड़े विभूतियों को आपके सामने ला करके उस राष्ट्रभक्ति की धार को हम तेज करना चाहते हैं जो आज के ज़माने की आवश्यकता है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारे, कवि, साहित्यकार, गणमान्य नागरिक, मैं अगर नाम गिनाऊं तो नाम की श्रृंखला खत्म नहीं होगी। और इस प्रकार के ऐसे ऐसे प्रबुद्ध लोग, आज करीम जिसको कहते हैं कलकत्ता की करीम, इस प्रकार के जो लोग आप पधारे और कुमार सभा को हमेशा अपना आशीर्वाद देते हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और इसी प्रकार आप कार्यक्रमों के आएँ और हमारे कार्यक्रमों को सफल करें और आप लोग भी अपनी राष्ट्रभक्ति की धार को तेज करते रहें। इन्हीं संभावना के साथ आप सबको प्रणाम निवेदन